हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन इंडो पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, दैट इज़ गवर्नर जनरल्स एंड वॉइस रॉयज ऑफ इंडिया। तो इसे आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको आपको कम्प्लीटली टू द एंड वीडियो जरूर देखनी है और पीडीएफ के थ्रू रिवाइज कर लेनी है। ये आपको पेड ग्रुप में अवेलेबल करवा दी गई है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था। तो ये रॉबर्ट क्लाइव था। ये कैसे बना था फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव? तो व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया एंड दे कंट्रोल्ड बंगाल थ्रू अ पोस्ट, तो एक पोस्ट वो फॉर्म करते हैं, तब जाके एक पोस्ट बनता है गवर्नर ऑफ बंगाल का। तभी फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बन जाता है रॉबर्ट क्लाइव। CGL CHSL में ये काफ़ी टाइम क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। अब देखिए, जो रॉबर्ट क्लाइव है फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बनता है 1757 टू 60, ठीक है, और अगेन ड्यूरिंग 1765 टू 67, ये दोनों ही इसका टाइम टेन्योर होता है गवर्नर ऑफ बंगाल के रूप में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है बैटल ऑफ प्लासी 1757 में। तो देखिए, जो बैटल ऑफ प्लासी में बंगाल का नवाब होता है सिराजुद्दौला, ठीक है, और बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 में होता है, वहाँ पे एक होता है अवध का नवाब शुजाउद्दौला। तो ये दोनों ही आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यही चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है कि रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल एंड बैटल ऑफ प्लासी 1757 के टाइम ड्यूरेशन में और बैटल ऑफ बक्सर 1764 के टाइम ड्यूरेशन में फिर से उसको बुला लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इन 1773 बाय पासिंग ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? तो 1773 में आया था। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? तो 1784 में आया हुआ था, ठीक है। तो क्या होता है कि गवर्नर ऑफ बंगाल, ये वाला पोस्ट था, इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है इनटू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब जनरल एक और ऐड कर लिया जाता है। तो देखिए, 1773 का एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है, जिससे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देन आता है 20 ईयर्स के एक टाइम इंटरवल पे चार्टर एक्ट्स आते हैं। तो 1793 का जो चार्टर एक्ट आता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि इसके थ्रू ये डिसाइड किया गया कि अब रिन्यू होते जाएंगे। ये टाइम इंटरवल डिसाइड किया गया था 20 ईयर्स। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आता है, तो ये 1793 के चार्टर एक्ट को एक्सटेंड करता है और ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल इनटू इंडिया, ठीक है, तो टू अनदर 20 ईयर्स। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आता है, उसके थ्रू एक और काम होता है, जो कंपनी की मोनोपोली होती है ऑफ ट्रेड वाज अबॉलिश्ड। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कंपनीज मोनोपोली ऑफ ट्रेड वाज अबॉलिश्ड बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब देखिए, 1833 का एक्ट आता है, चार्टर एक्ट। द पोस्ट नेम ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अगेन कन्वर्टेड इनटू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब देखिए, अभी तक हम बंगाल की बात कर रहे थे, सिर्फ बंगाल तक सीमित थे, बट धीरे धीरे वो क्या करते हैं, पूरे इंडिया पे अपना कब्जा जमा लेते हैं। तो 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है, उससे क्या होता है कि पोस्ट नेम ऑफ गवर्नर जनरल जो बंगाल का होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं विलियम बेंटिक, ठीक है। और ये जो 1833 वाला एक्ट है, इसको सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, जो रिवोल्ट होता है 1857 की, 1857 की जो क्रांति होती है, उस टाइम पे कौन होता है? कैनिंग होता है, ठीक है, कैनिंग। तो 1857 की जो क्रांति के बाद में कंपनी का रूल अबॉलिश हो जाता है एंड इंडिया केम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। तो ब्रिटिश क्राउन का शासन हो जाता है आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को पास किया जाता है, विच चेंज द नेम ऑफ पोस्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता है इनटू वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। तो कौन सा एक्ट चेंज करता है गवर्नर जनरल का पोस्ट बदलकर? तो ये इन 1858 ये डिसाइड किया जाता है, अब वॉइस रॉयज कहे जाएंगे, वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कहे जाएंगे। तो इस तरीके से हम देखें तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया वॉज कैनिंग, क्योंकि 1857 के रिवोल्ट के टाइम पर भी कैनिंग ही था। तो उस टाइम से ही ये क्राउन का शासन आ जाता है, तो डिसाइड किया जाता है कि कैनिंग ही अब क्या होंगे, फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया होंगे। तो यहाँ पे भी हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल की बात की जाए तो रॉबर्ट क्लाइव। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से आया था, तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये आए थे 1833 के एक्ट से, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया
वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, ये क्राउन का जो रूल आ गया था 1858 में, तो कैनिंग आ गया था, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस तो उमेश चंद्र बैनर्जी थे। लास्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया तो ये माउंटबेटन थे, जो कि 3 जून 1947 को क्या लेकर आते हैं, मतलब जो विभाजन वाला प्लान होता है इंडिया और पाकिस्तान का। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया तो ये माउंटबेटन अगेन हो जाते हैं इंडिपेंडेंस जब हमें मिल जाती है। फर्स्ट इंडियन, अगर इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया तो ये भी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। तो ये जो स्लाइड है, ये जो टेबल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्विक रिवीजन कर लेना है। अब इसकी चलिए हम ट्रिक की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ट्रिक की बात करें तो वॉइस रॉयज की ट्रिक है फ्रॉम करजन टू माउंटबेटन। तो सेंटेंस का फॉर्मेट होगा क्यूरियस माइंड हार्ड वर्क मेड कोलंबस रीच्ड इंडिया वाइल लेफ्ट वॉज मेडागास्कर। ये इसका सेंटेंस फॉर्मेट होगा। अगर आप ये सेंटेंस याद कर लेते तो आपको करजन से लेके माउंटबेटन तक वॉइस रॉयज की ट्रिक याद हो जाएगी। तो क्यूरियस से करजन, माइंड से मिंटो, हार्ड वर्क से हर्डिंगे, मेड कोलंबस से चेम्सफोर्ड, उसके बाद रीच्ड रीडिंग इंडिया इरविन, वाइल वेलिंगटन लेफ्ट लिन लिथगो, जो कि 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट आया था, उस टाइम पे था लिन लिथगो वॉज वॉइस रॉय। वॉज से हो जाएगा वेवेल, 1945 में जो शिमला प्लान आया था, शिमला कॉन्फ्रेंस, उस टाइम पे था वेवेल। मेडागास्कर से माउंटबेटन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये हो गई वॉइस रॉयज की ट्रिक, जो कि करजन से स्टार्ट होती है। करजन वही जो इसने कि 1905 में बंगाल का पार्टीशन करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं स्टेट्स एनेक्स्ड बाय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये डलहौजी भी आया था, उसके टाइम ड्यूरेशन में ये व्यपगत का सिद्धांत, या फिर जिनको कोई भी चाइल्ड नहीं है उनके राज्य को हड़प लेने का सिद्धांत आया था डलहौजी के टाइम ड्यूरेशन में, जिसने कि 1853 में एक ट्रेन भी चलाई थी ऑलमोस्ट 34 किलोमीटर मुंबई टू थाने। तो देखिए बात करते हैं सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध। तो ये सारे स्टेट्स को एनेक्स कर लिया गया था। ईयर ऑफ एनेक्सेशन आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है झांसी का तो 1853 में, सतारा सबसे पहले इसको एनेक्स किया गया था 1848 में, जैतपुर 1849, संभलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1854। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है अवध। यहाँ पे क्या होता है 1856 में इसको अपने अंडर में ले लेता है, लेकिन क्या होता है कि इस पे मिस रूल का एलिगेशन लगा के इसको अपने अंडर में लेता है, ठीक है। बाकी सभी के तो संतान नहीं थे, बाकी सभी की कोई चाइल्ड नहीं थे, कोई बच्चा नहीं था, इस वजह से इसको स्टेट को अपने अंदर अक्वायर कर लेता है। बट ये अवध जो होता है एकमात्र इस पर मिस रूल का जो एलिगेशन लगा के इसको अक्वायर कर लेता है 1856 में। नेक्स्ट देखिए, गवर्नर्स जनरल ऑफ ए गवर्नर जनरल इज अ पर्सन इज सेंट टू अ फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी एज द चीफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। अब गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था, इसका टाइम ड्यूरेशन 1773 टू 1785। इवेंट्स की बात करें तो देखिए 1774 में रोहिला वॉर होता है, तो उस टाइम पे भी था वॉरेन हेस्टिंग्स। 1774 में इंडिया का फर्स्ट पोस्ट ऑफिस इस्टेब्लिश किया जाता है बाय वॉरेन हेस्टिंग्स। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर भी होता है 1775 टू 82 में, और ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन की जाती है 1782 में। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और जो ये पिट्स इंडिया एक्ट आता है लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, ये लेकर आता है 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। लियोनेल कर्टिस जो ये डुअल सिस्टम है इसके प्रतिपादक कहे जाते हैं या फिर फादर कहे जाते हैं। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसको फाउंड किया जाता है बाय विलियम जोन्स। फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ भागवत गीता एंड इम्पीचमेंट ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स इसी के टाइम ड्यूरेशन में होती है। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कैलकाटा, ये भी इसी टाइम ड्यूरेशन में होता है। रॉबर्ट क्लाइव हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ डुअल सिस्टम इन बंगाल, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव जिसने कि डुअल सिस्टम बंगाल में इंट्रोड्यूस किया था उसको अबॉलिश करता है वॉरेन हेस्टिंग्स इन 1772। द फेमस केस ऑफ राजानंद कुमार इज ऑफन कॉल्ड द फर्स्ट जुडिशियल मर्डर ऑफ कॉलोनियल इंडिया। तो ये ब्लैक केस होता है उस टाइम का, ये बिटवीन वॉरेन हेस्टिंग्स एंड राजानंद कुमार, तो ये भी इसी के टाइम ड्यूरेशन का है। और इसने इंट्रोड्यूस किया था पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी। और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर भी वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम ड्यूरेशन में होता है, और फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर भी होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब कॉर्नवालिस की बात कर लेते हैं। तो सिविल सर्विस या फिर कह ले फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया,
तो ये कॉर्नवालिस और वॉरेन हेस्टिंग्स दोनों को ही जाता है, बट बेसिकली अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट देखें तो कॉर्नवालिस का ही नाम आता है। इसने क्या किया था, रिफॉर्म किया था और मॉडर्नाइज किया था, ठीक है। और जो इस वजह से फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कहते हैं कॉर्नवालिस को। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है और ट्रीटी ऑफ सेरीरंगपट्टम होती है बिटवीन टीपू सुल्तान एंड कॉर्नवालिस, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। और इसने क्या किया था, पुलिस फोर्स और संस्कृत कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट किया था, ठीक है। जैसे कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था, तो इस तरीके से अगर आप बात करें तो पुलिस फोर्स, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, संस्कृत कॉलेज, तो ये कॉर्नवालिस के टाइम ड्यूरेशन में होता है। 1793 में इंट्रोडक्शन होता है ऑफ परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल एंड बिहार, और अग्रीमेंट साइन किया जाता है बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड जमींदार्स टू फिक्स द लैंड रेवेन्यू, ठीक है। और देखिए कॉर्नवालिस ने डिज़ाइन किया होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कोड टू सेपरेट रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। कॉर्नवालिस कोड लगकर आता है 1793 में, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। परमानेंट सेटलमेंट वाली चीज़ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखनी है कि कॉर्नवालिस लेकर आता है, ओके, 1793 में। अब वेलेजली की बात कर लेते हैं, तो ये सब्सिडरी अलायंस लेकर आता है, जो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम होता है। वैसे तो ये ड्यूप्ले ने यूज़ किया था, जो कि फ्रांस का है, बट आपको वेलेजली के रूप में ध्यान में रखना है, इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। तो ये वेलेजली ये ब्रॉड एरिया पे लेकर आता है। द फर्स्ट स्टेट टू बी अक्वायर्ड फ्रॉम द सब्सिडरी अलायंस वॉज निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि 1798 में फर्स्ट टाइम जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद होता है वो सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लेता है ऑफ वेलेजली। अब देखिए फिर सीरीज़ फॉलो होती है, लाइक मैसूर 1799 में, तंजौर 1799 में, अवध भी 1801 में, पेशवा 1802 में, भोसले राजबरार 1803, सिंधिया 1804 और होलकर 1818 में। तो लास्ट में होलकर जो होते हैं सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करते हैं, बट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि द फर्स्ट स्टेट टू बी अक्वायर्ड फ्रॉम द सब्सिडरी अलायंस वॉज, तो निजाम ऑफ हैदराबाद इन 1798, ओके। अब देखिए मद्रास प्रेसिडेंसी की इस्टेब्लिशमेंट भी वेलेजली के टाइम ड्यूरेशन में हुई थी। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ये भी वेलेजली के टाइम ड्यूरेशन में हुई थी। अब हेस्टिंग्स की बात कर लेते हैं, ये हेस्टिंग्स है, ठीक है, ओनली हेस्टिंग्स। तो रेतवारी सिस्टम 1820 में, थर्ड मराठा वॉर भी हुआ था 1817-19 में, और द सेंसरशिप ऑफ प्रेस एंड पेशवाशिप वॉज अबॉलिश्ड बाय हिम, और नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी वॉज एंडेड बाय हिम, और एंग्लो नेपाल वॉर भी होता है 1814-16 में, और ट्रीटी ऑफ सुगौली होती है नेपाल के साथ में। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है हेस्टिंग्स के टाइम ड्यूरेशन की। अब विलियम बेंटिक की बात कर लेते हैं 1828 से 1835, ठीक है, 1828 टू 1835। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इसने जो फीमेल इन्फेंटिसाइड है या फिर चाइल्ड सेक्रीफाइस, जो गर्ल चाइल्ड सेक्रीफाइस, तो ये सभी चीज़ों को इसने प्रोहिबिट किया था। और 1829 में मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका वर्क है जो कि है अबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम। सती सिस्टम का इन्होंने 1829 में एंड किया था विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन रॉय, ओके। और इन्होंने एक फर्स्ट मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में इस्टेब्लिशमेंट किया था 1835 में, बेस्ड ऑन मैकालेज मिनट। तो द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय हिम। तो ध्यान में रखना है 1835 में ये इंग्लिश एजुकेशन की ओर ज़्यादा प्रोवोक करते हैं। द रिजल्ट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 वॉज टू मेक इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश को ये एक एज अ मीडियम बताना चाह रहे थे। तो इस तरीके से हम फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया की बात करें तो विलियम बेंटिक को ये श्रेय जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ की बात करें तो 1835 टू 1836 था, तो लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाता है। ये मोस्ट आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान में रखनी है कि मुक्तिदाता इसको कहते हैं इंडियन प्रेस का, ठीक है। लिटन क्या लेकर आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था जिसने कि रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे प्रेस पर। एलन बरो की बात करें तो 1842 टू 1844 इसने अबॉलिशमेंट किया था स्लेवरी सिस्टम, जो दासता सिस्टम होते हैं ना, 1843 में इसने अबॉलिश किया था। डलहौजी इंपॉर्टेंट है, 1848 टू 1856 था ये। तो इसने इंट्रोड्यूस किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर लिया है, उनके स्टेट्स भी देखे हैं और उनके ईयर्स भी देखे हैं, तो आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी है। 1856 में वीडो रीमैरिज एक्ट आता है। 1851 में उसने डिस्क्राइब किया था ए किंगडम ऑफ अवध एज अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। तो अवध को ही इसने मिस रूल का एलिगेशन लगा के अक्वायर कर लिया था 1856 में, बट 1851 में ही इसने ये अनाउंसमेंट टाइप में कर दी थी कि अवध क्या है, अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे, ठीक है।
तो ध्यान में रखिएगा। मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 में इसके टाइम ड्यूरेशन में आता है। इसने पोस्टल सिस्टम एंड पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की भी स्थापना की थी। ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन टेलीग्राफ, फादर ऑफ इंडियन रेलवेज, फादर ऑफ इंडियन पोस्टल सिस्टम, फादर ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। 1853 में फर्स्ट रेलवे लाइन कनेक्टिंग बॉम्बे एंड थाने, तो ये इसने स्टार्ट की थी। 1853 में ही फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन फ्रॉम कैलकाटा टू आगरा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वहाँ पे इसने स्टार्ट की थी। 1854 में चार्ल्स वुड ने सेंड किया था एक डिस्पैच, जिसको कि वुड का डिस्पैच कहते हैं, 1854 में आया हुआ था। इसने सेंड किया था डलहौजी को। तो वुड्स डिस्पैच इज कंसिडर्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है। और डलहौजी ने ही स्टार्ट किया था वर्क ऑन द ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, जिसको कि शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। अब देखिए यहाँ पे वॉइस रॉयज ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी हैं, उसके बाद ये हमारी वीडियो एंड हो जाएगी। तो वॉइस रॉय इज डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे ये वॉइस रॉयज, ध्यान में रखना है। 1857 की रिवोल्ट के बाद में 1858 का क्राउन का शासन आ जाता है, तो उसके द्वारा ये अपॉइंट किए जाते हैं। तो कैनिंग सबसे पहला था, तो 1856 से 1862 में इसने हिंदू वीडो रीमैरिज एक्ट 1856 को लीगलाइज किया था। ठीक है, द रीमैरिज ऑफ हिंदू वीडोज, जो भारतीय महिलाएं हैं जो कि विधवा हो चुकी हैं, उनका पुनर्विवाह। ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्पिंग इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो 1856 का जो हिंदू वीडो रीमैरिज एक्ट आया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। जैसे सती सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए 1829 में राजा राम मोहन रॉय ने एज अ सोशल रिफॉर्मर हेल्प की थी, तो उसी तरीके से ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने खुद एक वीडो से शादी की थी। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडियन सिपॉय म्यूटिनी इन 1857, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि सिपॉय ऑफ जो सिपॉय म्यूटिनी होती है, यानी कि 1857 की क्रांति होती है, तो उस टाइम पे भी कैनिंग होता है। 1857 में 3 यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे में इस्टेब्लिश किए गए थे इसके ही टाइम ड्यूरेशन में। अबॉलिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल टू द क्राउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा हो जाता है और ट्रांसफ़र हो जाता है ऑफ कंट्रोल टू द क्राउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। ठीक है, 1858 में इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द टाइम टेन्योर ऑफ कैनिंग। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट आता है, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, और 1862 में इंडियन पेनल कोड भी आता है, IPC सेक्शंस होते हैं वो। और इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को अबॉलिश किया था, ये ठीक ठाक थोड़ा काम किया, यही वाला काम, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को अबॉलिश करने वाला। अब यहाँ पे जॉन लॉरेंस की बात कर लेते हैं, तो 1864 टू 1869, तो 1865 में क्या होता है कि हाई कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड एट कैलकाटा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि बॉम्बे और मद्रास में 1865 में हाई कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड, और 1865 में देखिए फर्स्ट एंग्लो भूटान वॉर भी होता है, किसके टाइम पे, तो लॉरेंस के टाइम पे। मेयो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो 1872 का फर्स्ट सेंसस कंडक्ट करवाया गया था, तो उस टाइम पे मेयो था, और इसको भारत में अंडमान निकोबार में मार दिया जाता है, किल कर दिया जाता है। 1870 में ही टुक द फर्स्ट स्टेप टू सेपरेट प्रोविंशियल फाइनेंस फ्रॉम द सेंट्रल फाइनेंस एंड इंट्रोड्यूस्ड फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, और 1872 में ये फर्स्ट सेंसस करवाता है, जनगणना, और ही वॉज द ओनली गवर्नर जनरल हु वॉज किल्ड इन इंडिया। तो यही चीज़ मैं बात कर रही थी अभी, ही वॉज द ओनली गवर्नर जनरल हु वॉज किल्ड इन इंडिया। और कॉर्नवालिस की जो ग्रेवयार्ड है, यानी कि कब्र है, वो यूपी उत्तर प्रदेश में गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेनी है। अब देखिए जो स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट मेयो के टाइम ड्यूरेशन में हुआ था, 1869 टू 72 इसका टाइम ड्यूरेशन था। लिटन की बात करें तो देखिए 1877 में क्वीन विक्टोरिया अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ केसरे हिंद या फिर क्वीन इम्प्रेस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है 1877 में। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, जिसका कि समर्थन किया था या एक्सेप्ट किया था, सपोर्ट किया था पायोनियर, एक न्यूज़पेपर था उसने। ठीक है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था, पायोनियर एक न्यूज़पेपर था उस टाइम पे। तो इसने क्या किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था इंडियन लैंग्वेजेस में जो न्यूज़पेपर्स आते थे, तो ये लिटन का काम था। और 1878 में आर्म्स एक्ट आया था, रेगुलेटिंग द ओनरशिप एंड ट्रेड ऑफ फायर आर्म्स, इग्नोर्ड सेवरे फेमाइन, इसने बहुत सारी जो आपदा विपदाएँ आती थी उसको इग्नोर कर दिया था, और ये इतना ज़्यादा
घटिया आदमी था कि इसने जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की जो एज होती है उसको और ज़्यादा कम कर दिया, लोअर कर दिया फ्रॉम 21 टू 19, 2 साल और इसने माइनस कर दिए। और इसने अबॉलिश किया टैक्स ऑन कॉटन ब्रिटिश ट्रेडर्स। तो इसने ये बहुत ही ज़्यादा घटिया था। ठीक है, अब रिपन की बात कर लेते हैं। मोस्ट लवेबल थे, बहुत ही अच्छे थे, इन्होंने थोड़े अच्छे काम किए हैं। जैसे 1881 में ये फर्स्ट फैक्ट्री लॉ लेकर आए थे जिससे कि रिस्ट्रिक्ट किया गया चाइल्ड लेबर को, तो ये चीज़ इन्होंने अच्छी की थी। 1882 में इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सेटअप किया था जिसमें कि पंचायत एंड म्यूनिसिपल बोर्ड्स, ड्यू टू विच ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें तो ये रिपन होते हैं। और परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस के द्वारा किया जाता है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि 1882 में ही सेटअप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड 1882 में अपॉइंटमेंट ऑफ हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन, ये भी इनके टाइम ड्यूरेशन में हुआ था। ठीक है, हंटर कमीशन एक और बार होता है 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, बट 1882 वाला ये एजुकेशन से रिलेटेड है। 1882 में रिपील ऑफ द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लिटन लगा के गया था 1878 में, तो रिपील किया गया, मतलब एंड किया गया 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। 1883 में एल्बर्ट बिल आया था। ये क्या होता था कि कंट्रोवर्शियल मेजर प्रपोज्ड इन 1883 दैट सॉट टू अलाउ सीनियर इंडियन मजिस्ट्रेट टू प्रिसाइड ओवर केसेस इन्वॉल्विंग ब्रिटिश सब्जेक्ट्स इन इंडिया। तो जो भी ब्रिटिश सब्जेक्ट्स होते थे इंडिया में, उस पर जो भी सीनियर हमारे इंडियन मजिस्ट्रेट उस टाइम पे हुआ करते थे उनको दूर कर दिया गया था, उनको अलाउ नहीं किया गया था कि आप इस पर अपना वर्डिक्ट या कुछ भी अपने फैसले को सुना सकें। एल्बर्ट बिल प्रोवाइडेड फॉर इक्वालिटी बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन जजेस। तो एल्बर्ट बिल लेकर आया हुआ था रिपन। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ब्रिटिश और इंडियन जजेस में दोनों में इक्वालिटी होती है। तो ये भी इसने अच्छा काम किया था। जो इंडियन मजिस्ट्रेट्स को अलाउ नहीं किया जाता था, परमिट नहीं किया जाता था कि आप वर्डिक्ट सुनाएं, बट अभी एल्बर्ट बिल के थ्रू वो लोग परमिट हो गए थे। ठीक है, तो क्या होता है कि इक्वालिटी आ जाती है बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन जजेस। 2 न्यू यूनिवर्सिटीज़ ओपन्ड, तो पंजाब यूनिवर्सिटी 1884 में और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 में। द एज फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम वॉज रेज्ड टू 21 ईयर्स। तो जो लिटन क्या किया था उसने कि 19 ईयर्स तक कर दिया था, फिर से रिपन क्या करते हैं कि 21 ईयर्स तक उसको रेज कर देते हैं। यानी कि जितने भी लिटन ने गंदे काम किए थे उसको सुधारने या इम्प्रूवमेंट का काम रिपन ने किया था। अब डफरिन की बात कर लेते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था बाई A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा 1885 में, तभी डफरिन होता है उस टाइम पे। और 1857 की क्रांति, 1857 के रिवोल्ट के टाइम पे कौन होता है, तो कैनिंग होता है। 1885 में फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन बॉम्बे और इसको अटेंड किया गया था बाई ऑलमोस्ट 72 डेलीगेट्स। और उस टाइम पे कौन प्रेसिडेंट था, तो उमेश चंद्र बैनर्जी was the president of the first session of Indian National Congress। तो ध्यान में रखना है कि 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री उसको पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि बॉम्बे में होता है। 434 delegates participated in the second session of Indian National Congress. A.O. Hume organized the first session of Indian National Congress in Bombay with the approval of Dufferin। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कर्जन की बात कर लेते हैं। 1902 में अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस कमीशन अंडर एंड्रयू फ्रेजर। ठीक है, तो एंड्रयू फ्रेजर के अंडर में पुलिस कमीशन का अपॉइंटमेंट होता है 1902 में। फिर उसके बाद देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ कमीशन, तो ये 1902 में होता है। रेलेग कमीशन वॉज अपॉइंटेड टू रिकमेंड रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन सिस्टम। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1902 में आता है ये कमीशन, ये आपको ध्यान में रखना है। 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट आता है। 1904 में इसी के टाइम ड्यूरेशन में, कर्जन के टाइम ड्यूरेशन में ही पास्ड द एंशियंट मॉन्यूमेंट एक्ट इन ऑर्डर टू रीस्टोर इंडियाज कल्चरल हेरिटेज। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, कर्जन के टाइम ड्यूरेशन में आता है एंशियंट मॉन्यूमेंट एक्ट इन ऑर्डर टू रीस्टोर इंडियाज कल्चरल हेरिटेज। 1905 में आता है पार्टीशन ऑफ बंगाल। कर्जन को सेंड किया जाता है यंग हस्बैंड मिशन पे। ए मिलिट्री एक्सपीडिशन होता है टू तिब्बत टू रेसिस्ट द रशियन इन्फिल्ट्रेशन टू तिब्बत एंड सॉल्व द बाउंड्री डिस्प्यूट ओवर द बॉर्डर बिटवीन द तिब्बत एंड सिक्किम। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, कर्जन के टाइम ड्यूरेशन की ये सारे इंसिडेंट्स हैं। अब मिंटो सेकंड की बात करें तो देखिए इसके टाइम ड्यूरेशन में स्वदेशी मूवमेंट आता है, क्योंकि कर्जन को सेंड किया जाता है उस मिशन पे। और कर्जन के बंगाल पार्टीशन के बाद में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है कि अब हम देश में बनी इंडिजीनियस जो भी गुड्स हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। तो स्वदेशी मूवमेंट आता है 1905 टू 1908, उस टाइम पे मिंटो सेकंड होता है। 1906 में देखिए फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग होता है एट ढाका।
1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्प्लिट हो जाता है इंटू टू ग्रुप्स नेम्ड एज मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो इसको सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं, 1907 में होता है ये, ठीक है। और 1908 में क्या होता है, न्यूज़पेपर्स एक्ट आता है। 1909 में इंडियन काउंसिल्स एक्ट आता है 1909 का, जिसको कि कॉमनली हम जानते हैं मिंटो मॉर्ले या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ओके। तो 1909 का ये काउंसिल एक्ट आता है, इंडियन काउंसिल एक्ट, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। हर्डिंगे की बात करें तो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, 1911 में आता है, ठीक है। तो ऑफिशियली क्या हो जाता है कि दिल्ली इंडिया की कैपिटल बन जाती है। चेम्सफोर्ड की बात करें तो 1916 से 1921 में आते हैं ये। होम रूल मूवमेंट होता है 1916 में लॉन्च किया जाता है बाय तिलक और एनी बेसेंट। 1916 में लखनऊ पैक्ट आता है बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, ओके। तो अंबिका चरण मजूमदार वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दैट टाइम लखनऊ पैक्ट में, ठीक है। अब 1917 में क्या होता है, चंपारण सत्याग्रह होता है, मॉन्टेग्यू ऑगस्ट डिक्लेरेशन होता है। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह होता है और अहमदाबाद में भी सत्याग्रह होता है। तो ये सभी चीज़ें गांधी जी के द्वारा की जाती हैं। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, जिसने कि इंट्रोड्यूस किया था बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंट्रल लेवल इन इंडिया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1919 में। उसके बाद देखिए 1919 में ही रोलैट एक्ट आता है, जिसको कि गांधी जी कॉल्ड फॉर सत्याग्रह अगेंस्ट द रोलैट एक्ट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये काला कानून था, न अपील न दलील न वकील। 1919 में ही इसके ही टाइम ड्यूरेशन में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी आते हैं 1919 में। इज ऑल्सो कॉल्ड एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इंट्रोड्यूस्ड डायरकी इन द प्रोविंसेस। तो डायरकी इन द प्रोविंसेस है 1919 में और डायरकी एट द सेंटर है 1935 में। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। 1919 में ही ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस एट दिल्ली। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब रीडिंग की बात कर लेते हैं, तो देखिए 1910 में रिपील ऑफ प्रेस एक्ट, ठीक है, रीडिंग के टाइम ड्यूरेशन में। 1921 में मोपला रिबेलियन होता है इन केरला। 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट होता है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि 1920 में स्टार्ट किया था और फर्स्ट डे ही बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो जाती है जब इन्होंने, महात्मा गांधी जी ने, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया था। 1923 में देखिए फाउंडेशन ऑफ स्वराज पार्टी हो जाता है, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इसको फॉर्म करते हैं स्वराज पार्टी को। 1925 में काकोरी ट्रेन रॉबरी होती है, जिसको कि अब काकोरी ट्रेन एक्शन रीनेम कर दिया गया है। 1925 में फाउंडेशन ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS की स्थापना होती है, ठीक है। तो ये सारी ही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इरविन की बात करें तो 1927 में साइमन कमीशन आता है और बटलर कमीशन आता है। लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1929 का, जिसमें कि पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन किया जाता है। 1930 में दांडी मार्च होता है और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया जाता है। 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट साइन किया जाता है 5 मार्च 1931 को। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। विलिंगटन की बात करें तो 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है और 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। 1932 24 सितंबर को पूना पैक्ट साइन किया जाता है बिटवीन भीमराव अंबेडकर एंड गांधी जी। 1932 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड स्टार्ट करते हैं कम्युनल अवार्ड को ड्यूरिंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। 1932 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को खत्म किया जाता है, एंड किया जाता है। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लूप्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1935 में देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, इसको कहा जाता है ब्लूप्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हमने 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की है, इस वजह से इसको ब्लूप्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और इस एक्ट के थ्रू जो डायरकी इन द प्रोविंसेस थी उसको एंड कर दिया गया था, ठीक है। अब उसके बाद 1935 में द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स काउंसिल ऑफ इंडिया वाज अबॉलिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1935 में ही बर्मा सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, तो ये चीज़ विलिंगटन के टाइम ड्यूरेशन में हुई थी। लिन लिथगो की बात कर लेते हैं, वेवेल और माउंटबेटन, फिर राजगोपालाचारी जी, फिर हमारा ये वीडियो एंड हो जाएगा। लिन लिथगो का टाइम ड्यूरेशन है 1936 टू 1944। फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे 1937 के टाइम ड्यूरेशन में। 1939 में क्या होता है कि फाउंडेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक होता है बाय सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। 1940 में क्या होता है, ऑगस्ट ऑफर आता है और लाहौर रेजोल्यूशन पास किया जाता है।
1942 में क्रिप्स मिशन वॉज सेंट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडिया टू ऑब्टेन इंडियन कोऑपरेशन फॉर द ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इसमें 3 मेंबर्स आते हैं। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट आता है। वेवेल की बात करें तो ये 1944 टू 47 आता है। तो ये 1944 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यानी कि CR फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया जाता है 1944 में। 1945 में वेवेल प्लान या फिर शिमला कॉन्फ्रेंस होता है। 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे होता है बाय द मुस्लिम लीग, ये बहुत ही दुखद था। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। माउंटबेटन की बात करें तो 1947 टू 48 है। तो 1947 में अनाउंसमेंट की जाती है द 3 जून प्लान, जो कि डिवीज़न होता है इंडिया और पाकिस्तान का। द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वॉज क्लीमेंट एटली दैट टाइम इंट्रोड्यूस्ड द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल इन द हाउस ऑफ कॉमन्स ऑन जुलाई 1947। ठीक है, 1948 में मर्डर ऑफ गांधी जी हो जाते हैं बाय नाथूराम गोडसे। माउंटबेटन ही अनाउंस करते हैं जो ब्रिटिश इंडियन एम्पायर है इनटू अ सेक्युलर इंडिया एंड इस्लामिक पाकिस्तान, और अपॉइंटमेंट की जाती है ऑफ 2 बाउंड्री कमीशंस अंडर सर सिरिल रेडक्लिफ। तभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है? रेडक्लिफ वाली लाइन है। ठीक है, राजगोपालाचारी जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी हैं, तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया है। ठीक है, ये इंडियन है। तो 1948 टू 1915 का टाइम ड्यूरेशन होता है। तो इस तरीके से हमारी ये वीडियो एंड होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और वीडियोस PDFs के थ्रू जरूर रिवाइज कीजिए।